दोस्तों, हर बेटी का पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी को अच्छा घर व अच्छा वर मिले। लेकिन कई बार अच्छा करते करते किसी के साथ भी गलत हो जाए, ये कौन जानता है। आज की ये कहानी कुछ इसी प्रकार की एक पारिवारिक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नास्तिक जगशरण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा कहानी संसार में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस यही आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता रहे और हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ये आज की कहानी। दोस्तों, सेवाराम नाम के एक जज साहब अपनी इकलौती बेटी सरोज की शादी एक गांव के अच्छे परिवार में राजेश के साथ तय कर देते हैं। राजेश का परिवार गांव में रहता है, लेकिन राजेश अपनी पढ़ाई के बाद शहर में रहकर नौकरी की तैयारी करता है। राजेश एक पढ़ा लिखा सुंदर नौजवान है और अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता है। उसके पिता गांव में जमींदार हैं तथा घर में उसकी विधवा भाभी पूजा है। उसके बड़े भाई का एक बेटा है जो बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। घर की सारी देखरेख गृहिणी के रूप में पूजा करती है। छोटा सा परिवार है। राजेश अक्सर अपने खर्चे के लिए अपनी भाभी पूजा से पैसे ले जाया करता है। सरोज भी पढ़ी लिखी सुंदर, सुशील व संस्कारवान लड़की होती है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, शादी की पहली रात को ही राजेश अपनी पत्नी सरोज से कहता है कि देखो सरोज, वैसे तो हमारे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं नौकरी करना चाहता हूँ और इसलिए ही मैं शहर में रहकर उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तुम कभी भी ऐसा न समझना कि मैं तुम्हें अकेली छोड़कर तुमसे अलग रह रहा हूँ। सरोज अपने पति से कहती है कि अगर आपकी इच्छा नौकरी करने की ही है तो आप शौक़ से अपनी तैयारी करें। मेरे लिए तो आपकी कामयाबी ही सबसे बड़ी खुशी है। रही मुझे अकेली छोड़ने की बात, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। यहाँ तो बाबूजी हैं और मेरे पास पूजा दीदी है, मैं अकेली कहाँ हूँ। दोस्तों, शादी के 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद राजेश अपनी पत्नी सरोज से कहता है कि मुझे कल सुबह शहर जाना है, मैं 2-4 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। तुम भाभी के साथ रह लेना और अपना ध्यान रखना। सरोज कहती है, ठीक है, आप यहाँ से निश्चिंत रहो और अपनी तैयारी मन लगाकर करो। अगली सुबह राजेश अपनी भाभी पूजा से करीब 10-12 हज़ार रुपये लेकर शहर चला जाता है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की बुद्धि काम नहीं करती। राजेश भी कुछ ऐसा ही करता है। वह शहर में वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं और मर्यादाओं के साथ नग्नता भरा खिलवाड़ किया जाता है और समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करता। राजेश पूनम नाम की लड़की के पास आ जाता है जो एक कोठे वाली लड़की होती है। राजेश और पूनम की वैसे तो पुरानी ही दोस्ती होती है। राजेश को देखकर पूनम कहती है कि राजेश, अब की बार बड़ी लंबी छुट्टी काट कर आए हो, इतने दिन कहाँ थे? जानते हो कि मैं तुम्हें रोज़ कितना याद करती थी, तुम्हारे बिना मन भी नहीं लगता था, और एक तुम हो कि मुझे भूल ही गए हो। राजेश कहता है कि नहीं पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल घर पर कुछ ज़रूरी काम था, उसी की वजह से समय नहीं मिल सका। मेरा भी तुम्हारे बिना जी नहीं लगा। मैं भी तुम्हें रोज़ याद करता था। मैं आना तो जल्दी चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी राजेश? सच सच बताओ, पूनम पूछती है। राजेश कुछ इधर उधर के बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पूनम उसे भांप लेती है और अपनी मीठी मीठी बातों के प्रेम जाल में उसे फंसा लेती है।
राजेश उसकी मीठी बातों में आकर सब कुछ बता देता है कि मेरी शादी हो गई है। शादी की बात सुनते ही पूनम को अंदर ही अंदर उस पर गुस्सा आ जाता है। वह सोचने लगती है कि ये कैसा इंसान है, इसकी अभी अभी शादी हुई है, घर में नई नवेली पत्नी है, उसे छोड़कर मेरे पास आ गया है और उस बेचारी को धोखा दे रहा है। पूनम अभी सोच ही रही है कि उसे चुपचाप देखकर राजेश पूछता है कि क्या हुआ पूनम, तुम चुप क्यों हो गई हो। पूनम कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, मैं असल में तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ कि तुम बहुत बेवफा और धोखेबाज इंसान हो। मेरा जरा भी ख्याल नहीं किया और चुपचाप शादी भी कर ली, हमें बताया तक नहीं, तो हुए ना तुम बेवफा और धोखेबाज। अगर तुम मुझसे बताते तो मैं भी तुम्हारी शादी की दावत खा लेती, लेकिन तुमने जिक्र तक नहीं किया और शादी कर ली। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। और पूनम नाराज हो जाती है। तो राजेश उसे मनाते हुए कहता है कि पूनम, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। अगर मैं बेवफा होता तो तुम्हारे पास ही क्यों आता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ। पूनम उसकी कमजोरी भांप लेती है और झट से कहती है, अच्छा, मेरे पास आए हो तो मेरे लिए दावत क्या लाए हो। राजेश अपनी जेब से निकाल कर वो 10-12 हज़ार रुपये पूनम के हाथ पर रख देता है और कहता है, ये रही तुम्हारी दावत, जो मर्जी हो बाजार से मंगा लो। अब तो खुश हो। पूनम झट से पैसे लेकर कहती है कि चलो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन इस दावत से मैं खुश नहीं हूँ। शादी की दावत तो मैं तुमसे कुछ स्पेशल लेना चाहती हूँ, बताओ दोगे। राजेश कह देता है, हाँ, जो तुम कहोगी वो ही दे दूंगा, बस तुम नाराज मत हुआ करो। पूनम हंसकर कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो राजेश। हाँ, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, राजेश कहता है। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। दोस्तों, राजेश को 1 सप्ताह बीत जाता है। उधर उसकी पत्नी सरोज उसका इंतज़ार करती है, क्योंकि राजेश 2-4 दिन के लिए कहकर आया है। पूनम सोचती है कि इसे 1 हफ्ता हो गया है और घर जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, किसी तरह इसे घर भेजा जाए। तो वह राजेश से कहती है कि राजेश, अब खर्चे के लिए सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, तुम खर्चे का कुछ इंतज़ाम करो। तो राजेश कहता है कि उसके लिए तो मुझे घर ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो घर जाओ, पूनम कहती है। दोस्तों, राजेश जैसे ही घर जाने को तैयार होता है कि पूनम उसका हाथ पकड़कर बैठा लेती है और उसे उसका दिया हुआ वायदा याद दिलाती है। वह कहती है कि राजेश, तुमने कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी हर बात मानते हो, तो आज मेरी एक बात माननी होगी, तभी मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और यही मेरे लिए शादी की स्पेशल दावत भी होगी। राजेश कहता है कि बताओ तो सही पूनम, तुम क्या चाहती हो। तो पूनम कहती है कि अगर तुम मुझसे सही में प्यार करते हो और शादी की दावत देना चाहते हो, तो तुम्हारी पत्नी के जितने जेवर हैं वे सब मुझे चाहिए और साथ में 10,000 रुपये भी चाहिए। अगर तुम ये लाकर आज ही दे देते हो तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और अगर नहीं ला सकते तो फिर यहाँ कभी मत आना। दोस्तों, पूनम की बात सुनकर राजेश को बिजली का करंट सा लग जाता है। वह सुन्न सा पड़ जाता है, उसका दिमाग उसके काबू में नहीं रहता है। वह कुछ देर के लिए अचेत सा हो जाता है। पूनम उसे गुम सा देखकर उस पर व्यंग कसते हुए कहती है कि राजेश, मैं समझ गई हूँ कि तुम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने का दिखावा करते हो। तुम्हारा प्यार झूठा है। अब तुम जाओ और आज के बाद कभी मत आना। पूनम की बात सुनकर राजेश का दिमाग और चकरा जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, रास्ते में वो यही सोचता जाता है कि आखिर पूनम ने मेरे प्यार को झूठा क्यों समझा, मेरे ऊपर से उसका भरोसा क्यों टूट गया, जबकि मैंने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया है जिससे उसका भरोसा टूटे। सोच में डूबा वो अपने गांव पहुंच जाता है और घर चला जाता है।
दोस्तों, राजेश को देखते ही उसकी पत्नी सरोज खुश हो जाती है। वो पूछती है कि आप तो 2-3 दिन के लिए कहकर गए थे, फिर इतने दिन कैसे लगा दिए। राजेश सरोज से झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तुम नहीं जानती हो कि मुझे कितनी परेशानी है। मेरी किसी आदमी से नौकरी की बातें हो गई हैं, लेकिन उसने कुछ पैसे लेने की शर्त रखी है। मेरे पास पैसों का प्रबंध नहीं है और आज ही उसे और पैसे जाने हैं। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। सरोज कहती है, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो राजेश सरोज से कहता है, तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो, इन्हें बेचकर मैं उसे दे दूंगा। कुछ कम पड़ेंगे तो थोड़े बहुत भाभी से ले लूँगा। दोस्तों, अपनी पति की हाल फिलहाल नौकरी लगने वाली बात सुनकर सरोज को कुछ संदेह हो जाता है, लेकिन वो अपनी पति की खुशी के लिए अपने सारे गहने राजेश को लाकर दे देती है। राजेश गहने व अपनी भाभी से 10,000 रुपये लेकर शहर की उसी बदनाम गली में पूनम के कोठे पर पहुंच जाता है। पूनम उसे देखकर अचंभित रह जाती है। वह सोचती है कि बड़ा ही मूर्ख इंसान है। मैंने तो ये सोचा था कि ये अब अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ गया है। वह पूछती है कि हाँ राजेश, अब यहाँ तुम क्यों आए हो। एक वेश्या के प्रेम जाल में फंसा राजेश तुरंत अपनी पत्नी के गहने व नकदी पूनम के सामने रख देता है। पहले तो गहने व नकदी देखकर पूनम सहम सी जाती है, लेकिन जल्दी ही उससे वे गहने और नकदी ले लेती है। दोस्तों, उधर सरोज व पूजा को राजेश पर शक हो जाता है और वे राजेश और पूनम की दोस्ती का पता लगा लेती हैं तथा वहाँ से राजेश को निकालने का कोई उपाय सोचती हैं। राजेश अब पूरी तरह से पूनम के साथ रहने लगा है और वक्त के चलते धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। पूनम अब राजेश से एक नौकर जैसा व्यवहार करने लगती है। वो उसे कभी बाजार भेजकर कुछ मंगाती है और कभी घर के काम में लगा देती है। इन 3 महीनों में राजेश की थोड़ी सी जान पहचान नज़दीक में खुली एक फलों की दुकान के 2 मालिकों से हो जाती है, जिनसे वह अक्सर टाइम बे टाइम नकद उधार फल खरीदता है। वे दुकान मालिक दोनों ही सरदार होते हैं। दोस्तों, एक रात 10 बजे पूनम राजेश से बाजार जाकर फल लाने को कहती है। राजेश फल लेने उन सरदारों की दुकान पर जाकर उधार फल मांगता है, लेकिन वे दोनों उसे फल देने से इसलिए मना कर देते हैं कि पहले से ही उस पर काफ़ी पैसों की उधारी चढ़ रही है। राजेश निराश होकर खाली हाथ आ जाता है, तो पूनम उसे खाली हाथ देखकर पूछती है कि क्या हुआ, फल नहीं लाए राजेश। तो राजेश कहता है कि पहले ही उन फल वालों के बहुत पैसे उधार हो गए हैं, अब आगे उधार देने को उन्होंने मना कर दिया है। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि उनका पिछला उधार चुकता हो जाए और अभी के लिए मैं फल भी ले आऊं। दोस्तों, उस समय तो पूनम यह कहकर बात टाल देती है कि चलो फल रहने दो, लेकिन रात के लगभग 12 बजे वह फिर राजेश से पूछती है कि राजेश, क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो राजेश कहता है कि हाँ पूनम, सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो राजेश कहता है कि हाँ पूनम, सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं। पूनम राजेश को फटकार लगाते हुए कहती है कि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं तो यहाँ क्या कर रहे हो, इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। राजेश कहता है कि सब कुछ तो तुम्हें दे चुका हूँ, अब मेरे पास क्या बचा है। पूनम कहती है कि जब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो फिर मेरे पास क्या कर रहे हो। जानते हो, ये कोठा है, यहाँ केवल पैसों से प्यार किया जाता है, इंसान से नहीं। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से धक्का दे देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। राजेश गिरता पड़ता नीचे आ जाता है और शहर की बदनाम गलियों में रात बिताने के लिए कोई आसरा ढूंढने लगता है। दोस्तों, इधर 3 दिन पहले शहर में एक सुनार की दुकान में चोरी हो जाती है। पुलिस चोर की तलाश में रहती है
और उसे आधी रात को सुनसान गली में घूमते देख चोर समझकर पकड़ लेती है। राजेश बहुत मना करता है कि साहब मैं चोर नहीं हूँ। तो पुलिस पूछती है कि तुम यहाँ किसी को जानते हो जो तुम्हारी जमानत ले सकता हो? तो राजेश कहता है कि साहब मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता हूँ जो मेरी जमानत ले सके। हाँ, थोड़ा बहुत फल बेचने वाले 2 सरदारों को जानता हूँ और एक पूनम को जानता हूँ। उस समय तो पुलिस उसे बंद कर लेती है, लेकिन अगले दिन चोरी के इल्जाम में उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, पुलिस उन फल वाले दोनों सरदारों से राजेश के बारे में पूछताछ करने आती है। वे दोनों कहते हैं कि साहब वो चोर नहीं है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। पुलिस फिर पूछती है कि क्या आप उसकी जमानत ले सकते हैं? वे दोनों कह देते हैं कि हाँ साहब, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं, हम उसकी जमानत ले सकते हैं। दोस्तों, वे दोनों दुकानदार कोई और नहीं बल्कि राजेश की भाभी पूजा व पत्नी सरोज होती हैं, जो राजेश को सही रास्ते पर लाने के लिए सरदार का भेष बदलकर वहाँ फल बेचने की एक दुकान खोल लेती हैं। पुलिस फिर पूनम से भी यही सब पूछताछ करती है और पूनम भी उसकी जमानत लेने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, राजेश का मुकदमा सेवाराम जज की अदालत में पेश होता है। अदालत में खड़ा राजेश ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि जज की कुर्सी पर बैठे जज साहब कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर साहब हैं और सामने 3 महिलाएं खड़ी हैं, जिनमें एक उसकी पत्नी सरोज है, दूसरी पूजा उसकी भाभी है और तीसरी पूनम है, जिसने उसे जेल भिजवाया है। जज साहब उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई जमानती है? इससे पहले कि राजेश कुछ कहे, सरोज कहती है कि जज साहब, मैं इसकी जमानत लेने को तैयार हूँ। जज साहब जैसे ही नज़र घुमाकर सरोज की ओर देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि सामने उनकी बेटी सरोज खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू हैं और चोरी के आरोप में उनका दामाद कटघरे में खड़ा हुआ है। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख जज साहब की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वे चाहते हुए भी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून के फर्ज ने उनके हाथ बांध रखे हैं। तभी पूजा और पूनम भी कह देती हैं कि जज साहब, हम राजेश की जमानत लेने को तैयार हैं। जैसे ही जज साहब उनकी जमानत के कागज़ तैयार करने का आदेश देते हैं, तभी पुलिस एक चोर को पकड़कर अदालत में लाती है और जज साहब से बताती है कि जज साहब, असली चोर ये है। चोरी किए हुए माल को बेचते हुए ये रंगे हाथों पकड़ा गया है और इससे माल भी बरामद हो गया है। चोर जज साहब के सामने अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और जज साहब उसे सज़ा सुना देते हैं। सुनार को उसका चोरी हुआ माल वापस मिल जाता है और राजेश बाइज्जत बरी हो जाता है। दोस्तों, अदालत से पूनम उन तीनों को अपने कमरे पर लाती है और जितने गहने व पैसे उसने राजेश से लिए थे वे सब सरोज और पूजा को वापस कर देती है और हाथ जोड़कर कहती है कि बहन, मुझे माफ़ कर देना, मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ। जब मुझे पता लगा कि तुम दोनों की शादी हो गई है तो मैं जान गई थी कि एक लड़की का जीवन इसके पीछे बंध गया है जिसका कोई कसूर भी नहीं है और ये उसे धोखा दे रहा है। मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तो इस गंदगी में अपना जीवन व्यतीत कर ही रही हूँ और इसलिए मैंने इससे शर्त लगाई थी ताकि ये उसे पूरी ना कर सके और यहाँ दोबारा ना आ सके। लेकिन ये इतना अंधा हो गया था कि मेरी बात ही ना समझ सका। ये तुम्हारे गहने मैंने तभी से संभाल कर रख रखे हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पूजा और सरोज उसे अपने गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि पूनम, तुम महान हो, तुम बुरी होकर भी बुरी नहीं हो, तुम वो कमल हो जो कीचड़ में रहकर भी खिलता है, तुम धन्य हो। दोस्तों, पूनम की बात सुनकर राजेश हाथ जोड़कर पूनम से कहता है कि पूनम, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे परिवार या मेरी पत्नी को चोट पहुँचे। और फिर वह अपनी पत्नी व भाभी के पैरों में गिर जाता है और अपने किए की माफ़ी मांग लेता है। पूनम का धन्यवाद करके
राजेश, सरोज व पूजा अपने घर आ जाते हैं और एक नया प्यार भरा जीवन शुरू करते हैं। फिर से परिवार में खुशियां लौट आती हैं। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन राजेश जैसे लोगों के लिए ये एक नसीहत भी है और सीख भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया के इंतज़ार में मैं आपका दोस्त नास्तिक जगशरण चाहता हूँ आपसे विदा, इस आशा के साथ कि फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।